सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव को किया संबोधित। कॉन्क्लेव में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी रहे मौजूद। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ई श्रम पोर्टल को लेकर की बैठक। पोर्टल में असंगठित सेक्टर को जोड़ने पर हुई चर्चा। ई पोर्टल से 70 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने किया गुरुग्राम सिविल अस्पताल का निरीक्षण। अधिकारियों को दिए मंत्री ने निर्देश। नया अस्पताल भवन शुरू करने की दी हिदायत। प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप। नारनौल में डेंगू की चपेट में आ रहे बच्चे। अस्पताल में लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या। और महंगाई के मोर्चे पर आम जनता को नहीं मिल रही राहत। लगातार तीसरे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे इजाफा। नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता देते हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कॉन्क्लेव का आज दूसरा दिन है। हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव का आज दूसरा दिन। सीएम ने कॉन्क्लेव को संबोधित किया है। राज्यपाल और डिप्टी सीएम भी मौके पर मौजूद रहे। चंडीगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव का दूसरा दिन। सीएम ने कॉन्क्लेव को संबोधित किया। राज्यपाल और डिप्टी सीएम भी मौके पर मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव को संबोधित किया। कॉन्क्लेव में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव का आज दूसरा दिन था। सीएम ने कॉन्क्लेव को संबोधित किया। राज्यपाल और डिप्टी सीएम भी मौके पर मौजूद रहे। चंडीगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव का आज दूसरा दिन है। सीएम ने कॉन्क्लेव को संबोधित किया है। राज्यपाल और डिप्टी सीएम भी मौके पर मौजूद रहे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि चंडेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव का आज दूसरा दिन था, क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि आज हरियाणा अफ्रीका दूसरे दिन जो है, इस मौके पर सीएम मनोहर लाल खट्टर का जब संबोधन शुरू हुआ तो उन्होंने खास तौर पर यह बात कही कि जिस तरीके से खास तौर पर कॉन्क्लेव पर रखने का मेन मकसद जो था वो था कि युवाओं को वो न सिर्फ रोजगार के लिए बल्कि वो रोजगार दे सके, उस लायक उन्हें बनाया जाए। इस नजरिए से उन्होंने इस कॉन्क्लेव का आगाज किया। बाद में उन्होंने कहा कि खास तौर पर हरियाणा और अफ्रीका जो है वो कृषि उत्पादों को लेकर जो है वो खास तौर पर इसके ऊपर फोकस करेगा और आने वाले समय में ताकि कृषि उत्पाद जो है वो बढ़ाए जा सके, अफ्रीका की मदद से भी और अफ्रीका में भी बढ़ाए जा सके। इसको लेकर ये सारा कॉन्क्लेव जो है उसके ऊपर बातचीत की गई। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी के लिए आपका। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम ने कॉन्क्लेव को संबोधित किया। राज्यपाल और डिप्टी सीएम भी मौके पर मौजूद रहे। चंडीगढ़ से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव का आज दूसरा दिन था। खबर गुरुग्राम से है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज गुरुग्राम के सिविल लाइंस में पुराने नागरिक अस्पताल के स्थान पर नया आधुनिक भवन बनाने को लेकर किए जा रहे कार्य का निरीक्षण करके मौके पर उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को नया अस्पताल भवन का निर्माण जल्द शुरू करने की हिदायत दी है। इस मौके पर उनके साथ गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर राजपाल भी उपस्थित रहे। राव ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों से नए सरकारी अस्पताल के निर्माण के लिए किए जा रहे कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। वर्तमान में मौजूदा सरकारी अस्पताल की इमारत में एमआरआई और सीटी स्कैन की सुविधा नागरिकों को दी जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने मौके पर उपस्थित अतिरिक्त उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा और सीईओ जीएमडीए को निर्देश देते हुए कहा कि इन सुविधाओं को यहां से शिफ्ट करते हुए मौजूदा इमारत को डिमोलिश करवाएं, ताकि यहां जल्द से जल्द नए अस्पताल के निर्माण का कार्य शुरू किया जा सके।
गुरुग्राम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंदरजीत सिंह ने आज गुरुग्राम के सिविल लाइन में पुराने नागरिक अस्पताल के स्थान पर नया आधुनिक भवन बनाने को लेकर के निरीक्षण किया है। नारनौल में महेंद्रगढ़ के जिला मुख्यालय नारनौल में डेंगू लगातार अपने पैर पसार रहा है। डेंगू के इस कहर से बच्चे भी अछूते नहीं रहे। डेंगू के बढ़ते कहर के चलते सामान्य अस्पताल में बच्चों की ओपीडी की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नारनौल में डेंगू के बढ़ते कहर के बीच एक सुखद खबर ये सामने आई है कि जिले के सबसे छोटे तकरीबन 1 महीने के बच्चे ने डेंगू को मात दी है। बच्चे के स्वस्थ होने के बाद आज उसे सामान्य अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। सामान्य अस्पताल नारनौल में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप यादव ने बताया कि डेंगू के कहर के चलते बच्चों की ओपीडी अधिक आने लगी है। डेंगू में सबसे ज्यादा समस्या उल्टी और पेट दर्द के कारण होती है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ देने चाहिए। नारनौल में डेंगू का कहर लगातार जारी है। अस्पताल में ओपीडी की संख्या भी लगातार बढ़ती चली जा रही है और बच्चों की संख्या जो है वो भी लगातार बढ़ रही है। बच्चों में ज्यादा दिख रहा है डेंगू का प्रकोप। नारनौल में महेंद्रगढ़ के जिला मुख्यालय नारनौल में डेंगू लगातार अपने पैर पसारता चला जा रहा है। अभी डेंगू काफ़ी ज़्यादा इस शहर में फैल चुका है और मैं देख रहा हूँ कि आप जैसे देख रहे हैं कि ओपीडी में डेली की डेंगू की रफ्तार जो बढ़ रही है। बच्चों में एहतियाती तौर पे अलग से कुछ भी डेंगू में करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना है। शरीर के अंदर पानी की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी बच्चे को उल्टी और पेट में दर्द उतना कम होगा, क्योंकि डेंगू में सबसे ज़्यादा दिक्कत उल्टी और पेट दर्द के कारण होती है, जिससे बच्चा खाता पीता नहीं है। तो हमें शरीर के अंदर पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें ज़्यादा देनी। डेंगू लगातार अपने पैर पसार रहा है, यहाँ तक कि जो है बच्चे भी डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। डॉक्टर संदीप यादव से हमने खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि आज जो है तकरीबन 1 महीने का बच्चा था जो डेंगू से पीड़ित था। पिछले 5 दिनों से उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा था और उसको आज डिस्चार्ज किया गया है। उनकी जो है काम होती है कोशिश की कोई किसी भी बच्चे को रेफर ना किया जाए और यहीं पर डेंगू का इलाज किया जाए। खबर फास्ट के लिए गुलशन यादव, नारनौल। नारनौल में महेंद्रगढ़ के जिला मुख्यालय नारनौल में डेंगू लगातार अपने पैर पसारता चला जा रहा है। डेंगू के इस कहर से बच्चे भी अछूते नहीं रहे हैं। डेंगू के बढ़ते कहर के चलते सामान्य अस्पताल में बच्चों की ओपीडी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि नारनौल में लगातार डेंगू का कहर जारी है। कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है कि डेंगू ने प्रदेश में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। आपको बताते चले बीते साल डेंगू के 1377 मामले सामने आए थे, वहीं मौजूदा समय में अभी 5009 मामले प्रदेश भर से सामने आ चुके हैं। इस पर हमारे संवाददाता ने हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर उषा गुप्ता से खास बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। पूरी तरह से थमा नहीं कि डेंगू भी पैर पसारना शुरू कर चुका है। आपको बता दें कि बीते वर्ष डेंगू के 13,000 के करीब मामले सामने आए थे, तो वहीं मौजूदा वर्ष में 5,000 के करीब मामले सामने आ चुके हैं। इन तमाम मुद्दों पर जरनाक चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की निदेशक डॉक्टर उषा गुप्ता। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हर खबर हरियाणा। थैंक यू जी, थैंक यू। अगर डेंगू की बात करें तो क्या कुछ अपडेट्स हैं, कितने मामले हैं मौजूदा समय में और बीते वर्ष का क्या आंकड़ा था, किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, अगर मैं पिछले साल से कंपैरिजन करती हूँ तो पूरा जो कैलेंडर ईयर हमारा है उस दौरान 1377 केसेस टोटल सामने आए थे और आज का जो फिगर मेरे पास में दैट इज़ 5900 के अराउंड केसेस डेंगू के सामने आए हैं, जिसमें मुख्यतः जो मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से फतेहाबाद, कैथल, सोनीपत, सिरसा, फरीदाबाद, हिसार, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर थोड़े से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। इस तरीके से इनको नैप करने के लिए, रोकथाम के लिए डेंगू के केसेस को आगे ना बढ़ने दी जाए, क्या कुछ दिशा निर्देश जो हैं वो दिए जा रहे हैं और कितना ग्राउंड लेवल पे काम किया जा रहा है? देखिए, अगर मैं दिशा निर्देश की आप बात करें तो मैं बताती हूँ कि हमारे जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी है श्री अनिल विज जी एंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजीव अरोड़ा जी,
उन्होंने कई सिविल सर्जन्स के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी थे और राजीव अरोड़ा जी भी थे। और उन्होंने जितने भी सिविल सर्जन्स हैं उन्हें बिल्कुल क्लियर कट निर्देश दिए थे कि इसके डेंगू की रोकथाम के लिए किसी तरह की वो कोताही ना बरतें। और जितने भी फील्ड में हमारे वर्कर्स हैं, चाहे वो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर हो या सुपरवाइज़र हो, ब्रीडर चेकर हो, ANMs हो, उन सबको वो फील्ड में भेजें और हाउस टू हाउस चेकिंग करें। जितने भी प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं वो इसकी रोकथाम के लिए लें। जैसे कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो हाउस टू हाउस जाएं, सर्वे करें और घरों में जाकर जांच करें कि कहीं घरों में कोई पानी तो इकट्ठा नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं डेंगू जो है एक हाउस मॉस्किटो कहलाता है और ये घर में ही पनपता है। तो वर्कर्स घर घर में जाकर लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं, वहाँ जाकर चेक करते हैं कि कहीं पौधों में नीचे जो प्लेटें लगी है उसमें पानी तो नहीं भरा हुआ, कूलर है वो साफ सुथरा है, पानी तो नहीं है ज़्यादा लंबा, जो ओवरहेड टैंक है उसको खुला हुआ तो नहीं है, क्योंकि मच्छर वहाँ पर पनपता है। तो इस तरह के, इसके अलावा जो हेल्थ मिनिस्टर जी के हमारी अपील है वो जाकर गांव में प्रोमिनेंट लोगों को इकट्ठा करके बताते हैं कि क्या डूज है क्या डोंट है, कि गांव वालों ने और लोगों ने क्या करना चाहिए रोकने के लिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग की निदेशक डॉक्टर उषा गुप्ता, जिन्होंने बड़े साफ लफ्जों में डेंगू से बचाव को लेकर क्या कुछ प्रबंध जो हैं वो सरकार द्वारा किए जा रहे हैं उनको आपके समक्ष रखा। चंडीगढ़ से रवि। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। खबरें जो सवाल भी है और जवाब भी, खबरें जो आज भी है और कल भी, सुलगते सवालों से बदलते खबरों के मायने, खबरों की नजर और नजरिए को पहचानना, उसे आप तक लाने की जिम्मेदारी, भरोसा जो जोड़ता है खबरों को एक चेहरे से। नमस्कार, मैं हूं सुंदर सोलंकी और अब आपकी आवाज नहीं होगी अनसुनी। हर खबर हरियाणा, मारी खबर मारा चैनल। खबरें जो जोड़ती हैं आपको देश दुनिया से, खबरें जो आपकी आवाज पर टकराती है शासन प्रशासन से, खबरों के तेवर, रफ्तार और सच को लेकर आ रही है आपके बीच। हर वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, गांव की गलियों से सप्ताह के गलियारे तक आपकी आवाज बनेगी हमारी मुहिम। हर खबर हरियाणा, मारी खबर मारा चैनल। अंधेरे में भी दिखेगी खबरों की रोशनी, क्योंकि मकसद है हर खबर को आप तक पहुंचाना। जब दुनिया सोती है तब भी जागते हैं हम। हरियाणा की छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हमें हर खबर। क्या दिन क्या रात, हर खबर को आप तक लाने की जिद है। सोती रातों में जागती खबरों की खबर रखते हैं हम। जब सोती है दुनिया तो जागते हैं हम, आपके लिए खबरें खंगालते हैं हम, क्योंकि हम समझते हैं हर खबर है जरूरी। रात के सन्नाटे को चीरती अब खबरें देंगी आपके जहन में दस्तक। देखिए रात का रिपोर्टर, सिर्फ हर खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आपको इलाहाबाद से बता देते हैं, जहां पर उपचुनाव को लेकर के प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। बड़ी खबर इलाहाबाद से आपको बता रहे हैं, उपचुनाव को लेकर के प्रशासन की तैयारियां पूरी हो गई है। अर्धसैनिक बल और पुलिस टीम रवाना हो गई है।
पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिए गए। शांतिपूर्ण तरीके से पूरे कराए जाए चुनाव। संदिग्ध लोगों पर विशेष नजर रखी जाएगी। बड़ी खबर एलनाबाद से आपको बता रहे हैं। उपचुनाव पर प्रशासन की तैयारी पूरी हो गई है। अर्धसैनिक बल और पुलिस टीम रवाना कर दी गई है। आईजी ने बैठक भी ली है। पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरसा में एलनाबाद उपचुनाव के लिए 121 बूथों पर मतदान शनिवार को होगा। सुरक्षा के लिए 34 कंपनियों को तैनात किया गया है। वहीं 300 पुलिस के जवान भी दूसरे जिलों से बुलाए गए हैं। 1,85,000 मतदाता नोटा समेत मैदान में उतरे। 20 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। एलनाबाद उपचुनाव में शनिवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, जिसके बाद प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीनों में बंद हो जाएगी। 2 नवंबर को सिरसा में मतगणना की जाएगी, जिसके बाद एलनाबाद के विधायक की घोषणा होगी। पोलिंग बूथों की सुरक्षा के लिए प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप यहाँ प्रेस हमारी जो फोर्स के साथ ब्रीफिंग थी उसमें भी सुन रहे थे कि कल के एलनाबाद उपचुनाव के लिए तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है। जो सभी बूथ हैं उन पर पर्याप्त संख्या में ड्यूटीज लगाई गई हैं। जिन बूथों को संवेदनशील और अति संवेदनशील वल्नरेबल आइडेंटिफाई किया है, चिन्हित किया है, उन पर अलग से एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगाई हैं, जिनमें पैरामिलिट्री की हमारी जो सेक्शंस हैं और प्लाटून्स हैं वो भी शामिल हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सतनाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतनाम, उपचुनाव पर प्रशासन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल। कल जो मतदान का दिन है उसको लेकर जो पेट्रोलिंग पार्टियां हैं, पोलिंग पार्टियां हैं, माफ कीजिएगा, उनकी आज फाइनल रिहर्सल के बाद उन्हें पोलिंग बूथ पर रवाना कर दिया गया है। और इसके साथ साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियां हैं उनको भी रवाना कर दिया गया है। कुल जो है अगर बात करें तो 211 पोलिंग बूथ हैं जो लगभग 134 लोकेशंस पर ये स्थापित किए गए हैं। और इसमें से अगर बात करें तो 121 जो बूथ है वो सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव रखे गए हैं, जिन पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। और इसके अलावा पुलिस की तरफ से पेट्रोलिंग पार्टियां भी तैनात की गई है। लगभग 65 के करीब पेट्रोलिंग पार्टियां हैं जो पूरे एलनाबाद क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग करती रहेगी। और पुलिस के आईजी जो है, हिसार रेंज के आईजी राकेश आर्या, उन्होंने जानकारी दी है कि अगर कहीं से भी शिकायत मिलती है तो 5 से 7 मिनट के अंदर ही पुलिस की जो पेट्रोलिंग पार्टी है रिस्पॉन्ड करेगी और उस एरिया में अगर जो भी शिकायत मिलती है उस पर अपना एक्शन लेगी। तो जाहिर तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और कल जो मतदान होने वाला है उसको लेकर पूरी तैयारियां हैं और शांतिपूर्ण मतदान करवाना ही जो है जो प्रशासन है उसकी जिम्मेवारी है। बिल्कुल, ये तो बात थी प्रशासन की, प्रशासन ने अपनी क्या कुछ तैयारियां की हैं। सतनाम, अगर बात की जाए चुनाव को लेकर के तो कई बड़े दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। बिल्कुल, जो तीनों पार्टियां हैं, मेन जो तीनों पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी, जसपा हो, गठबंधन जो उम्मीदवार हैं उनका, और इसके अलावा आईएनएलडी के अभय सिंह चौटाला, जाहिर तौर पर जो तीनों पार्टियां हैं उनके लिए ये चुनाव नाक का सवाल है। और जाहिर तौर पर अब पूरी तरह से उन्होंने अपनी ताकत जो चौंक दी थी और अब देखना होगा कि एलनाबाद की जनता है वो किसके पक्ष में अपना जो है मैंडेट देती है और जो दिवाली आने वाली है किसके घर दिए जलेंगे और कौन दिवाली मनाएगा और किसके लिए दिवाली निराशापूर्ण रहेगी, ये 2 तारीख को पता चलेगा जब इस चुनाव के नतीजे आएंगे। जी बिल्कुल, बात सही है आपकी, लेकिन अगर बात की जाए मुद्दों की तो किन किन मुद्दों पर इस बार उपचुनाव हो रहा है? जनता किन किन मुद्दों पर वोट डालने वाली है?
देखिए, अगर बीजेपी की बात करें, जजपा की बात करें, तो उनका ये कहना था कि विकास को लेकर ही उनका मुद्दा है कि पिछले 7 साल में जब से भाजपा की सरकार रही है उन्होंने पूरे एरिया में बराबर विकास करवाया है, उन्होंने किसी भी एरिया को अछूता नहीं छोड़ा है। तो इसी को लेकर ही जो भाजपा जजपा है वो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ती रही है। हालांकि कांग्रेस ने निशाना साधा है कि पिछले 7 साल में एलनाबाद एरिया, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, राजस्थान के साथ लगता एरिया है, वहां विकास नहीं करवाया है। लेकिन जो आम लोगों की अगर बात करें तो आम लोगों का ये कहना है कि उनकी सबसे बड़ी जो समस्या है सेम की समस्या है, जो चौपता क्षेत्र में एलनाबाद का एरिया पड़ता है वहां है, और जो बॉर्डर एरिया है वहां पीने के पानी की किल्लत है। तो जाहिर तौर पर जो मुद्दे तो यही है कि पीने के पानी और सेम की समस्या सबसे बड़ा मुद्दा है इस एरिया में। बिल्कुल सतनाम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। नूंह से हमारे संवाददाता अनिल मोहनिया ने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के लोगों से बातचीत की है, आपको दिखा देते हैं। हर खबर हरियाणा बढ़ती हुई जो महंगाई है उसको लेके आज पहुंचा है। हम बात करते हैं कुछ लोग हैं इनसे कि किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं उसके जेब पे क्या असर पड़ रहा है, क्या कहना है। भाई साहब का नाम? मोहम्मद नसीम। नसीम भाई, जो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, रोजाना दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना है इस बारे में? भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत तो हो रही है, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो जेब पे किस तरीके का फ़र्क पड़ता है? ये रोज़ाना यूज़ होता है, पेट्रोल डीजल है, जो अन्य सामग्री रोज़ होती है, तो क्या कहना है? तो महंगाई से तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है जी। अब सिलेंडर के दाम भी अब 950 रुपये का हो गया है, और पेट्रोल डीजल भी महंगे हो गए हैं, और इनकम कम हो रही है, महंगाई ज़्यादा हो रही है। अब बात करें पेट्रोल की, 106 रुपये 12 पैसा है, आज भी 36 पैसे बढ़ा है, तो रोज़ाना इस तरीके से बढ़ रहा है, तो क्या कहना है? सरकार यही को कहना है, हम तो ये व्हीकल ही चलाना छोड़ देंगे। हाँ, आगे तो महंगा, इतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा, चलाना ही बस की नहीं है। जैसे कि भाई ने बताया कि जो इतना महंगा यदि पेट्रोल और डीजल होता है तो ये वाहन और व्हीकल ही चलाना छोड़ देंगे। एक भाई और हैं, इनसे बात करते हैं, क्या कहना है। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो क्या कहना चाहोगे आप? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जी, 3 किलो बिगर हो रही रहेगा, बिगर डीजल के वजह से 3 किलो और जोत बंद कर दी है, ना वो जोतने ना वो बोने, क्योंकि डीजल ही ना है, ट्रैक्टर में लावा कहाँ। तो जो ट्रैक्टर है जब बिजाई कराते हैं तो कितना रुपए एक बार खेत को जोतने का, जो बोने का? 1000 रुपये लगता है। अच्छा। पहले 500। कितनी बार में एक खेत जुतता है, कितने बार में एक खेत तैयार होता है? 6-7 वर्ष 8वीं बार जो खेत में बीज डलता है, और 8000 रुपये 1 किला पे खर्चा आता है बुवाई के लिए। हाँ, तो बीज लगाया तो 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। हाँ, और 3 किलो मैंने खुद ने अपने ऐसे ही पटक दी बिगड़ डीजल का, क्योंकि महंगाई इतनी है जी जनाब, ट्रैक्टर पे अपन घर ही खड़ा कर दिए। बिल्कुल ये सच्चाई है, बहुत परेशान है। और पेट्रोल से मोटरसाइकिल है, एक बार वहाँ एक बार में ख़त्म, वो 50-100 रुपये। मोटरसाइकिल भी चलाने बंद, पैदल आ रहे हैं अपने घर, कई के साथ बैठे हम ना है तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल। बहुत महंगाई बढ़, तेल से चुके हैं, ना तो खा रहे हैं, ना भी जो भैंस वैसन लोग देख रहे पहले, अब भैंस लोग ना दिए जा रहा। बहुत तगड़ी महंगाई चली, गुजारो हो ही ना पा रहा, मुश्किल से रोजगार है ही नहीं। यही जमींदारा था, ये भी डीजल की वजह से बंद हो जा रहा है जनाब, बहुत परेशान है। पेट्रोल की तरफ से तो हम बहुत ही ज़्यादा परेशान है, डीजल की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान है। जमींदारों बिल्कुल ख़त्म हो जा रहा। जैसे कि इन्होंने बताया कि जमींदार है, व्यक्ति है, और वो जमींदारा नहीं कर पा रहा है महंगाई की वजह से। जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें वो बढ़ती जा रही हैं। कुछ लोग और भी हैं, इनसे कमाई नहीं है। पेट्रोल और डीजल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं, आसमान छू रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? भाई यही है जी, करीब जनता ही में बैकवर्ड एरिया है, इसमें कोई मजदूरी भी कम है, और महंगाई तो इतनी है जी, घर के गरीब आदमी खर्चा चलाने भारी हो रहे हैं, और मजदूरी भी रोज नहीं लगती, कभी कभी लगती है कभी ना लगी। बच्चे परेशान हैं, कोई सहूलत नहीं होती, बच्चे स्कूल नहीं जाते पढ़ने के लिए, प्राइवेट में पैसे नहीं इतने जो प्राइवेट पढ़ाएंगे। आज जिस प्रकार से पेट्रोल 36 पैसे और डीजल 35 पैसे बढ़ा है, तो जेब पर किस तरीके से फ़र्क पड़ेगा? भाई इस पर तो सब पे फ़र्क पड़ेगा महंगाई पर। अभी मोटरसाइकिल है, इनको कारोबार करें आने जाने में, जैसे भाई कोई अपनी ड्यूटी पे जावे, ड्यूटी ज्वाइन करे जैसे, है ना,
भाई उधर तनख्वाह भाई उसमें से काफ़ी पैसा डीजल पेट्रोल में कट जाए। ज़मींदार तो परेशान है, जब ज़मींदार में खर्चा होता है पेट्रोल का भी डीजल का भी, सब में ज़रूरत की पड़ती है। तो सरकार से कुछ मांग करना चाहो? भाई यही है भाई, हमारे से यही है कि जी सरसों का तेल है, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, ये सस्ता होना चाहिए और हर सभी चीज़ सस्ती होनी चाहिए। खाद है, खाद के ऊपर बहुत ज़्यादा शौक रेट है, खाद बीज नहीं मिलता टाइम पर, यही प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि खाद बीज से लेके खाने की सामग्री से लेके पेट्रोल डीजल की जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उससे आम जनता बहुत परेशान है। जी। हर खबर के लिए मेवात से अनिल मोना। हरियाणा में इन दिनों डीएपी खाद की किल्लत हो रही है। किसान डीएपी खाद लेने कई घंटों से लाइनों में खड़े रहते हैं। किसानों का आरोप है कि डीएपी खाद उन्हें नहीं मिल रही। वहीं एसडीओ राजेंद्र मेहरा ने बताया कि खाद की कमी को लेकर के सभी खाद केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। गोहाना में खाद केंद्रों पर 5 से 6 हजार खाद के कट्टे, अभी गेहूं और सरसों की बिजाई यहां पर शुरू हो रही है। जैसे ही बिजाई पीक पर होगी और खाद मंगवा लिया जाएगा। वहीं आगामी गेहूं की बिजाई को देखते हुए गेहूं के बीज के भी सैंपल लिए गए हैं। किसानों को किसी प्रकार से खाद की कमी नहीं आने दी जाएगी। में अभी तक हम जो डीएपी लगातार रिपोर्ट ले रहे हैं दुकानदार से कि भाई हमारे पास कितना आया, कितना हमने बेचा है, कितना बैलेंस है, तो हम कह सकते हैं कि अभी हमारे पास अवेलेबल है खाद। तो आने वाले टाइम में 15-20 दिन में जब हमारी बिजाई पीक पर रहेगी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब तक हमारे पास खाद और आ जाएगा। तो सर कई बार सूचना है कि दुकानदार स्टॉक कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, किसानों के साथ कोई दवाइयाँ दे रहे हैं अलग से, कोई इस तरह की भी सूचना है? ये ऐसा कोशिश की जा रही है कि भी ऐसा न रहे, और अगर किसी किसान भाई को ऐसा लगता है तो वो संबंधित कृषि अधिकारी से अपनी शिकायत करें। सरकारी पत्र लेते हैं, चाहे कोई 10 किले का जमींदार उसको 1 आधार कार्ड और 5 देते हैं। अब जनरली लाइन में लगानी पड़ेगी, क्या इसका मतलब है? दूसरी बात यह है प्राइवेट से लेते हैं, उनकी कंडीशन है, वो कंडीशन रख रहे हैं कोई आइटम दूसरा लो उसका ही रेट लगा रहे हैं। सरकारी रेट बीज का 1000 रुपये का वो लगा रहे 1200 रुपये। अच्छा। डीएपी अकेला डीएपी लेना दे रहे 1300 या 1400 रुपये में, बिल बनाते नहीं, मजबूरी हमारी क्या। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार। खबरें जो सवाल भी है और जवाब भी, खबरें जो आज भी है और कल भी।